आयुष्मान भारत योजना को लेकर बड़ा कदम। 2 साल बाद इंडी ब्लॉक की अहम बैठक और यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर रहेगी हमारी खास नजर। साथ ही नीट यूजी की री एग्जाम पर भी होगी बड़ी अपडेट। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो फिलीपींस में आए शक्तिशाली भूकंप की होगी खबर, और खेल की खबरों में फ्रेंच ओपन में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने इतिहास रच दिया है। कैसे, बताएंगे आपको। चलिए दिन की शानदार शुरुआत करते हैं नया सवेरा के साथ और इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर डाल लेते हैं नजर। पश्चिम बंगाल में लाभार्थियों को मिलेगा हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर। आज केंद्र के साथ बंगाल सरकार करेगी आयुष्मान योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। चुनावी झटकों के बाद आज 2 साल बाद इंडी ब्लॉक की बैठक। एजेंडा तय नहीं और बैठक से पहले कांग्रेस से नाराज कई दल। ममता पर होगी सबकी खास नजर। यूपी में आज से 10 जून तक 2 पालियों में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। 32,679 पदों के लिए 28 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। उम्मीदवारों को बस किराए में 50% की छूट का फैसला। एनटीए ने जारी की 21 जून को होने वाली नीट यूजी री एग्जाम के लिए केंद्रों की सूचना। पेन और पेपर मोड में होगी परीक्षा। वेबसाइट पर मिलेगी एडमिट कार्ड की जानकारी। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता के भूकंप से हिली धरती। 1 की मौत और 4 लोग घायल। इंडोनेशिया और मलेशिया के तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी। खेल की खबरों में फ्रेंच ओपन में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जीता अपना पहला ग्रैंड स्लैम। 5 सेट तक चले मैच में फ्लावियो कोबोली को दी मात। और ममता बनर्जी की सरकार जाने के बाद और शुभेंदु सरकार के कामकाज संभालने के बाद बंगाल में रोज नए बदलाव हो रहे हैं। अब आज देखने को मिलेगा डबल इंजन सरकार का एक और धमाल। जी हां, पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक खबर है और पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राज्य में जल्द ही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJAY लागू होने जा रही है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल इस स्वास्थ्य योजना को अपनाने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। योजना को जमीन पर उतारने के लिए आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच एक आधिकारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते के बाद राज्य के लाखों परिवारों को मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। MOU हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा करेंगे। वहीं समारोह में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। तो पश्चिम बंगाल के लिए आज बड़ा दिन और आखिरकार ये PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है क्या, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं और कैसे ये लाभदायक है पूरे देश के लिए। और पश्चिम बंगाल भी आज इसके साथ जुड़ने जा रहा है। तो PMJAY दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना मानी जाती है। इसे 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। इसमें पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर, सेकेंडरी और टर्शियरी अस्पताल उपचार शामिल हैं। सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज भी इसमें शामिल है और परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। तो किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में कैशलेस इलाज यहाँ हो सकता है। 5 लाख का कवर इसमें मिलता है और पश्चिम बंगाल आज इसके साथ जुड़ने जा रहा है। परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोई
सीमा इसमें नहीं है, यानी कि कितने भी सदस्य परिवार के हों, आप सभी इस आयुष्मान आरोग्य योजना यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जुड़ सकते हैं। आयु और लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है और पहले से मौजूद बीमारियां भी पहले दिन से ही इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कवर हो जाती हैं। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के लिए एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है। साथ ही गुणवत्ता और किफ़ायती इलाज लोगों को मिल सके, इसलिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत साल 2018 में शुरू हुई थी और उसके बाद एक के बाद एक राज्य इसके साथ जुड़ते गए। केंद्र और राज्य का समन्वय देखने को मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल इससे दूरी बनाए रखा था क्योंकि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू नहीं किया था राज्य में। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की सरकार आने के बाद अब पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की जाएगी। आज का दिन महत्वपूर्ण क्योंकि आज MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो PMJY क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये हमने समझने का यहाँ पर प्रयास किया है। और अमरेंद्र गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो दुनिया की सबसे बड़ी ये स्वास्थ्य योजना है PMJY। बेहद मुश्किलों के बाद, काफ़ी गतिरोध के बाद आखिर बंगाल में इसे लागू किया जा रहा है और साफ तौर पर डबल इंजन की सरकार जिस तरह से रफ्तार पकड़ती दिख रही है वो हम सभी के सामने है। तो आयुष्मान भारत से जुड़ेगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल और देश भर में इलाज की सुविधा यहाँ पर मिलेंगी, दवाइयाँ और मेडिकल उपभोग सामग्री भी मिलेगी। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो इससे कवर होंगे। ICU और अन्य चिकित्सा सेवाएं भी यहाँ पर मिलेंगी। इस योजना के तहत 5 लाख का कवर यहाँ पर है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली और कोलकाता से जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र गुप्ता दिल्ली से हैं, वहीं सौरभ दत्ता कोलकाता से। सबसे पहले सौरभ का रुख करेंगे कोलकाता से, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, काफी सालों से आयुष्मान जन आरोग्य योजना जो है उससे दूर था पश्चिम बंगाल, क्योंकि ममता बनर्जी इसको चाहती नहीं थी वहां लागू होना। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार वहां आई है और PMJY को लागू किया जा रहा है। कैसे पश्चिम बंगाल के वासियों को इसका लाभ मिलेगा, कब से उनको ये कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल इससे दूर था, अब गुणवत्ता और किफ़ायती स्वास्थ्य इलाज पश्चिम बंगाल तक भी पहुंचेगा? भावना जी, देखिए, प्रिलिमिनरी 1,46,00,000 परिवार आयुष्मान भारत से बंगाल से जुड़ चुका है। पहले जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा, उनके साथ एक वर्चुअल मीटिंग हुआ। उस वर्चुअल मीटिंग के बाद आज 8 जून दिल्ली में एक MOU हस्ताक्षर होगा और आज इस काम के लिए शुभेंदु अधिकारी 11 बजे कलकत्ता से दिल्ली रवाना हो रहे हैं और उनका कहना है कि इसके ज़रिए 36,000, सारे देश में 36,000 सरकारी और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसका लाभ बंगाल की जनता को मिलेगा और साथ ही साथ जो 1961 जो कैंसर हॉस्पिटल्स है उसका भी लाभ, उसमें भी ट्रीटमेंट की सुविधा बंगाल की जनता को मिलेगा। क्योंकि बंगाल की एक जनता एक भारी मात्रा में बाहर चले जाते थे पिछले 15 साल की शासनकाल में, ममता बनर्जी के शासनकाल में। तो ये जो बंगाल की जो स्वास्थ्य की जो हाल है उसको भी सुधारने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ आयुष्मान भारत से जुड़ने से और एक फ़ायदा है, जो सेंट्रल जो हॉस्पिटल्स हैं जिसमें ये फ़ायदा बंगाल की जनता को नहीं मिलता था, आप आयुष्मान भारत उनके पास रहने से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी उनको बीमा की सुविधा मिलेगा। बिल्कुल। और हमारे साथ अमरेंद्र गुप्ता भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अमरेंद्र, आज MOU साइन होगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हमारे देश के 2018 से लेकर अब तक लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी ये साबित हुई है और अब बंगाल को भी इसका लाभ मिलने जा रहा है। किस तरह से ये योजना पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें तो एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है, अगर हम पूरे देश भर के अनुभव से इसको समझने का प्रयास करें तो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पश्चिम बंगाल में चुनाव थे उस कैंपेन में कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू किया जाएगा और सरकार की पहली कैबिनेट में ही इसका फैसला होगा। और उसी तरह से आप देखिए कि अभी 1 महीने ही हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के तौर पर पश्चिम बंगाल में चुन चुके हैं और
पहली कैबिनेट योजना में आयुष्मान भारत सहित कई महत्वपूर्ण जो योजना बंगाल से अब तक दूर थी उसको लागू करने का प्रयास किया गया है। और उसके तहत आज दिल्ली के विज्ञान भवन में पश्चिम बंगाल सरकार और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बीच में एक MOU साइन होने जा रहा है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल में अब जो एक बड़ी हेल्थ योजना यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य योजना है वो लागू हो जाएगी और देश का 36वां राज्य पश्चिम बंगाल बन जाएगा, जो अब तक स्वास्थ्य सेवाओं से नदारद था। और NHA के साथ ये MOU इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, उसके साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्वयं शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा दोनों MOs जो अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव जाधव के साथ पश्चिम बंगाल सरकार के जो अधिकारी हैं और केंद्र सरकार के अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहने वाले, NHA की टीम रहने वाली है। तो एक बड़ी योजना का लाभ बंगाल से मिल रहा है। और बंगाल में जो जिस तरह से एक जिद थी ममता दीदी की अभी तक कि उन्होंने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं से दूरी बनाई थी, वो पूरी तरह से पलट गया है। और अब बंगाल में जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, उस संकल्प पत्र का एक एक वादा जो है शुभेंदु अधिकारी केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूरा करने जा रहे हैं। और ऐसे में आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन इसलिए भी माना जा सकता है कि दुनिया के सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा जो प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना वो बंगाल तक जा रही है। तो ऐसे में ये एक बड़ी बात है कि आज जो है न सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ा दिन है, बल्कि राज्य का ये पूरे देश का 36वां राज्य बन गया है, जहां ये MOU के बाद ये योजना जाएगी और बंगाल से निकल के जो इलाज की सुविधा होगी वो देश भर की जो सूचीबद्ध जो लिस्ट है हॉस्पिटल्स की, वहां तक लोग जा सकते हैं। तो एक बड़ा गेम चेंजर तो माना ही जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसके वादे में भी ये एक सबसे बड़ा वादा जो किया हुआ था उसकी भी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ये पूरा होने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही MOU साइन होगा और इस इलाज की सुविधा भी पश्चिम बंगाल में मिलने लगेगी। जी सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार आज पश्चिम बंगाल को कह रही है कि आयुष्मान भव, क्योंकि आयुष्मान भारत का जो ये महत्वाकांक्षी योजना है वो पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ने वाली है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के जो जनता है वो ये जानना चाहती है कि उनको इसका लाभ कब से मिलना शुरू होगा। आखिरकार वो आयुष्मान कार्ड जो बनते हैं इससे जुड़े हुए वो उनको कब मिलने शुरू हो जाएंगे, और कौन कौन सी वो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो भारत की जो अन्य राज्यों की जनता आयुष्मान कार्ड से ले रही है वो पश्चिम बंगाल के जनता को भी मिलेगी? भावना, देखिए, आयुष्मान भारत जब से चालू हुआ है तब से पश्चिम बंगाल की जनता आयुष्मान भारत से जुड़ना चाहता था, लेकिन ममता सरकार ने ये होने नहीं दिया। उनका बार बार कहना था कि उनका जो स्वास्थ्य साथी जो प्रकल्प है वही सबसे बेस्ट है और आयुष्मान भारत से उतना लाभ मिलेगा नहीं। लेकिन जो बंगाल की जनता है वो आयुष्मान भारत से जुड़ना चाहता था। और ये जो मैंडेट अभी आया है जिससे ये भाजपा की सरकार बंगाल में हुआ है, उससे आयुष्मान भारत भी एक बड़ा मुद्दा था स्वास्थ्य क्षेत्र में कि आयुष्मान भारत का लाभ बंगाल की जनता को नहीं मिल रहा है जी। तो इस तरह से आयुष्मान भारत योजना जब पश्चिम बंगाल की सरकार यहाँ भाजपा सरकार होने के बाद बंगाल की जनता को ये बताया गया कि आपको आयुष्मान भारत का योजना का सुविधा भी आपको मिलेगा और स्वास्थ्य साथी जो योजना है वो तुरंत बंद नहीं हो जा रहा है, धीरे धीरे उसको आयुष्मान भारत के साथ पूरा कन्वर्ट किया जाएगा। जो भी जितने भी लाभार्थी हैं स्वास्थ्य साथी को उनको धीरे धीरे आयुष्मान भारत के तहत लाया जाएगा। तो तभी से आयुष्मान भारत को ये जो कदम मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने उठाया है उसको स्वागत किया था, वेलकम किया था। अब उनका कहना है कि जितना जल्दी हो सके उनको आयुष्मान भारत के तहत लाया जाए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सिर्फ बंगाल नहीं सारे देश के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें ट्रीटमेंट का अगर उनको सुविधा मिले, वो अगर सुविधा उनको मिले तो उनके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ और अमरेंद्र इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए और नया सवेरा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से भावना ने कहा, आज केंद्र सरकार कह रही है पश्चिम बंगाल को आयुष्मान भव, और पश्चिम बंगाल की ही बात करें तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फिर एक बार ममता सरकार में महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली लक्ष्मी भंडार योजना में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि इस योजना के कुल 2 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों में से करीब 3 लाख पुरुष शामिल हैं। ये वो योजना है जो कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए लाई गई थी ममता सरकार द्वारा, लेकिन जब इसमें अनियमितताएं सामने आई तो पता चला कि इसमें महिला लाभार्थी नहीं, इसमें पुरुष लाभार्थी भी शामिल हैं जो फर्जी तरीके से इसका लाभ ले रहे थे।
অবাক হয়ে যাবেন 3 লক্ষ পুরুষ পাওয়া গেছে যারা লক্ষ্মী ভান্ডার পেতে। তার মধ্যে চিত্তবাবু আছেন, শুধু জঙ্গিপুর ব্লকেই 4,500 পুরুষ পাওয়া গেছে মুর্শিদাবাদে। কৃষ্ণনগর 2-এ একটা অঞ্চলে পাওয়া গেছে 273 জন। কি ভয়ঙ্কর দুর্নীতি! আপনি হিসাব করে দেখুন, এই 30 লক্ষের টাকা বছরে কত হাজার কোটি টাকা হয়, 1,500 করে হিসাব করলে। অতএব আমরা খুব স্বচ্ছতার সঙ্গে আমরা যা করছি, এর সুফল আগামী 50 বছর এই রাজ্যে সরকার পাবে। আমরা ডাটা ব্যাংক তৈরি করে নিচ্ছি। আপনি ভাবলে অবাক হবেন, বিধবা ভাতাও পুরুষদের দিয়ে গেছে। এ যেখানে হাত দেওয়া হচ্ছে তো ব্রিগेड पैरेड ময়দানকে জেল বানাতে হবে। तो बड़ा फर्जीवाड़ा इस योजना में। और पश्चिम बंगाल सरकार की डिपोटेशन नीति लागू होने के बाद अब तक 4,800 बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी है और कहा है कि वर्तमान में राज्य के सभी होल्डिंग सेंटर में अभी भी 836 बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि घुसपैठ पर अंकुश लगाने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा के 556 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में से 100 किलोमीटर हिस्से में बाड़ लगाने के लिए भूमि हस्तांतरण का काम पूरा कर लिया गया है। সেই আইনে ওদেরকে জেলে না পাঠিয়ে সরাসরি বিএসএফ এর হাতে হ্যান্ডওভারের আইন ছিল, অন্য রাজ্যে কার্যকর করেছিল। এখানে এদেরকে জামাই আদর করে জেলে পাঠানো হতো। আমাদের ভাত, আমাদের কাপড়, আমাদের ওষুধ খেত, এরা আরামে ভিতরে বসে থাকতো। এবারে একবারে সরাসরি হোল্ডিং স্টেশন বানানো হয়েছে বর্ডারের জেলাগুলিতে। সেখান থেকে এখন অবধি 4,800কে ওপার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এখন আমার হাতে আছে হোল্ডিং স্টেশনে 836 জন। তাদেরকেও আমরা তাড়াতাড়ি খাইয়ে পরিয়ে ওদিকে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। এটা প্রক্রিয়া চলবে, এটা একটা বড় ইস্যু ছিল। तो आपने देखा कि पश्चिम बंगाल सरकार जो है, शुभेंदु अधिकारी की जो सरकार है, वो एक महीने के भीतर भीतर एक के बाद एक बड़े एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात होगी उत्तर प्रदेश में आज एक महत्वपूर्ण एग्जाम हो रहा है। कौन सा है वो परीक्षा, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। और आज उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा शुरू हो रही है। ये परीक्षा 8, 9 और 10 जून यानी अगले 3 दिन यूपी के सभी 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 32,679 पदों के लिए 28,86,797 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1,183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों के परीक्षार्थी भी शामिल हो रहे हैं। इसके लिए देश भर में के कई राज्यों के अभ्यर्थियों का कल से आना ही शुरू हो गया था। परीक्षा हर दिन 2 पालियों में आयोजित होगी। हर पाली में लगभग 4,81,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। इस परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है।
तो नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से 3 दिनों तक चलेगी ये परीक्षा। 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पुलिस भर्ती परीक्षा को देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड दिखाने पर बस किराए में 50% की छूट देने का फैसला किया है। जिलों में परीक्षा को लेकर ट्रैफिक प्लान भी जारी किए जा रहे हैं। तो योगी सरकार की अहम पहल, बस किराए में 50% की छूट। एडमिट कार्ड दिखाने पर आपको ये छूट मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो कि 3 दिन तक चलेगी, आज से 3 दिन तक, जिसमें 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। और इस समय हमारे संवाददाता लखनऊ से विकास सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विकास का रुख करेंगे। विकास, आज और से लेकर 3 दिन तक उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा आयोजित की जा रही है। किस तरीके की व्यापक तैयारियां की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से, साथ ही साथ जो छात्र हैं उनको भी एक विशेष छूट दी जा रही है, ऐसे में क्या और कुछ खास है इसको लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए लगातार कई दौर की बैठकें की तमाम सारे अधिकारियों के साथ। और कल शाम को ही उन्होंने यह निर्देश दिया था कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में जो भी छात्र अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे उनको 50% की छूट दी जाएगी। साथ साथ परिवहन निगम को यह आदेश दिया है कि अतिरिक्त बसें लगाई जाए, परीक्षा सेंटरों के आसपास सुरक्षा बरती जाए और परीक्षा सेंटरों का चयन सबसे बड़ी बात है इसमें जो किया गया है। लगातार 3 दिनों तक 28 लाख से ज्यादा छात्र इसमें बैठेंगे। तो परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा गंभीर है। हमने देखा था इससे पहले भी जब 60,000 पुलिस भर्ती हुई थी, उसमें भी इसी तरीके के तमाम सारी चीजें ध्यान रखी गई थी। 4,81,000 छात्र एक पाली में बैठेंगे। तो 3 दिनों तक ये परीक्षा चलेगी और तीनों दिन तक सुबह शाम 2 पालियों में ये परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। जो परीक्षा केंद्र का चयन किए गए हैं वहां पर CCTV के जरिए निगरानी रखी जा रही है। प्रत्येक अभ्यर्थी जो भी वहां पर पहुंचेगा उसका आधार का सत्यापन कराया जाएगा, उसकी चेकिंग कराई जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। क्योंकि गर्मी का मौसम है, पीने का पानी ऐसी तमाम सारी चीजें जो जरूरी हैं अभ्यर्थियों के लिए वहां पर सेंटरों पे मौजूद रखने के निर्देश दिए गए हैं। और उसके बाद डाइवर्जन प्लान बनाए गए हैं कि जहां से परीक्षा केंद्र से जो छात्र परीक्षा देके निकलेंगे वो सुविधाजनक तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए, उसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। चाहे वो राज्य परिवहन निगम की बात हो या अतिरिक्त रेलवे ट्रेन 8 रूटों पर चलाई गई हैं। तो कुल मिलाकर इन 3 दिनों में लगातार व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश दिए और जारी रहेंगी और परीक्षा की शुचिता बनी रहे। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी छात्र की मेहनत बेकार न जाए। बिल्कुल, ऐसे में विकास की बहुत जरूरी है। जब देश भर से जब छात्र आने पहुंचने शुरू हो गए हैं तो नकल ना हो, यानी कि कड़ाई भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और साथ ही सुविधा भी दी जा रही है इन छात्रों को इस परीक्षा को लेकर। किस तरह से ये मुमकिन किया जा रहा है और कैसे आप देख रहे हैं, पर्यवेक्षक हैं और मजिस्ट्रेट लेवल पर भी लोग मौजूद रहेंगे? जी बिल्कुल, तमाम सारे अधिकारी इसमें लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर जाकर वो निगरानी बरतेंगे, चाहे वो जिला अधिकारी हो, चाहे SDM हो, पुलिस के अधिकारी हो। लगातार चौकसी बरत रहे हैं। विशेष निगरानी बरतने के लिए STF को भी लगाया गया है। सेंटर के आसपास सादी वर्दी में तमाम सारे पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि, कोई गड़बड़ी ना होने पाए, इसकी आशंका भी न रहे। इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई दौर की बैठकें ली थी तमाम सारे विभाग के अधिकारियों के साथ। तो पूरी तैयारियां पूरी हो गई हैं और इन 3 दिनों में लगातार हम देखेंगे कि हर एक केंद्र पर जो अभ्यर्थी आएंगे, अभी जो निकलेंगे परीक्षा देकर पहली पारी के विद्यार्थी, तो वो स्वयं अपने अनुभव बताएंगे। क्योंकि हमने देखा था जब 60,000 से ज्यादा पुलिस भर्ती हुई थी, उसमें भी तमाम सारे छात्र थे, उन्होंने मेहनत की थी और मेहनत का नतीजा उनका बाद में रिजल्ट आया। ट्रेनिंग पे वो लोग गए थे, तब भी हमारी मुलाकात उनसे हुई थी जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो कुल मिलाकर छात्रों को भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गंभीर रहते हैं। और खासतौर से पुलिस में ये तमाम सारे कर्मी पुलिस में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इन लोगों को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। यही सारे वो लोग हैं जो नागरिक सुरक्षा में आगे चलकर अपना योगदान करेंगे, जो लोग इसमें सेलेक्ट होंगे। तमाम सारे लोग कड़ी मेहनत करते हैं और छात्रों को इस बात का बिल्कुल गंभीर रहते हैं कि उनकी मेहनत का, परिश्रम का फल मिले, ना कि कोई नकल हो, ना कि कोई पेपर लीक हो। इन तमाम सारी चीजों से छात्रों के भविष्य में फर्क पड़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी को लेकर बहुत गंभीर रहते हैं और उन्होंने पूरी गंभीरता पूर्वक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, कोई कमी न रहे इस परीक्षा में और शुचिता के साथ ये परीक्षा रहे, परीक्षा की शुचिता बरकरार रहे, इसके लिए सभी लोग ध्यान रखें।
दूसरे राज्यों से भी विकास कुछ छात्र यहाँ आ रहे हैं ये परीक्षा देने के लिए। ऐसे में कितने सेंटर्स पूरे उत्तर प्रदेश में है जहाँ पर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और कितने बजे एंट्री बंद हो जाएगी? क्या कोई ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया इसके लिए? देखिए, इसके लिए आसपास के जो राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की सीमा से हो, बिहार से हो, उत्तराखंड से हो, इन तमाम सारी जगहों से छात्र आते हैं। तो पूरे सभी जनपदों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों पर पर्याप्त सुविधा रखी गई है। जो बस है, तो सारी जगहों पर रोडवेज बस की सुविधा अतिरिक्त लगाई गई है। 50% की छात्रों को छूट है, अगर वो अपना एडमिट कार्ड दिखाते हैं उनको छूट रहेगी। और कुछ अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई गई हैं 8 मार्गों पे, जिससे कि छात्रों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। परीक्षा के आसपास केंद्रों पर विशेष निगरानी बरती जा रही है, किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उनका सिलेक्शन बहुत जरूरी था। ये परीक्षा 3 दिन तक चलेगी, 2 पालियों में चलेगी, यानी 6 शिफ्ट रहेंगे। एक शिफ्ट में 4,80,000 के तकरीबन छात्र बैठेंगे। इसमें ये नहीं था कि एक बार में 10 लाख 15 लाख छात्र बैठ जाए तो उससे असुविधा का सामना करना पड़े। तो एक पाली में 4,80,000 के तकरीबन लोग बैठ रहे हैं, अभ्यर्थी बैठेंगे, तो उनको सुविधाजनक तरीके से परीक्षा कराई जाए शुचिता के साथ, ये ध्यान रखा गया है। इसीलिए इसको 3 दिनों तक लगातार 2 पालियों में परीक्षा कराई जा रही है 1000 से ज्यादा केंद्रों में प्रदेश के। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सोशल मीडिया और अफवाहों पर आप नज़र ना दें और ध्यान ना दें, और जो सही जानकारी उपलब्ध है विभिन्न वेबसाइट्स के जरिए उसी पर आप गौर करें। और आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण खबर है और वो ये है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी की ओर से जारी एक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण दिन होगा क्योंकि ये पुनः परीक्षा री एग्जाम किया जा रहा है और भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी ये परीक्षा। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और एडमिट कार्ड जारी होने से संबंधित नई घोषणाओं के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपडेट रहने के लिए कहा है। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी परीक्षा इस साल 3 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बीच एनटीए ने 12 मई को इसे रद्द कर दिया था। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है और पुनः परीक्षा 21 जून को निर्धारित है। तो नीट यूजी की ये पुनः परीक्षा जिसके केंद्रों की सूचना जारी कर दी गई है। परीक्षा भारत के 551 केंद्रों पर होगी और पेन और पेपर मोड में ये परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि पेपर लीक के बाद एक बार फिर से ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरिवेंद्र कल्याण, देश की 15 विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारी और विधानसभाओं के सदस्य शामिल होंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए नया सवेरा। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे है, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ 1 दिन में, ओटीपी की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आगे बढ़ेंगे। केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए आज एक बार फिर विपक्ष का कुनबा एक होने की तैयारी में है, लेकिन ना एजेंडा तैयार है न नेता। पुराना इतिहास देखें तो बात आज भी कुछ बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बैठक से पहले ही लेफ्ट और डीएमके अपनी नाराजगी जता चुके हैं। डीएमके तो बैठक में शामिल भी नहीं होगा। बहरहाल आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक है। कांग्रेस का दावा है कि इसमें 23 विपक्षी दल शामिल होंगे। हालांकि पार्टी ने इन दलों के नाम नहीं बताए हैं, लेकिन इतना साफ है कि राहुल, अखिलेश, ममता शामिल होंगे। आप और डीएमके बाहर रहेंगे। तो कुल मिलाकर आज इंडी ब्लॉक के लिए पहले तो एकजुटता की परीक्षा है और उसके बाद ही केंद्र की सरकार के खिलाफ ये लोग कुछ रणनीति बना पाएंगे। तो आज इंडी गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। 23 दल माने जा रहे हैं कि एक साथ होने जा रहे हैं और एजेंडे को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है सामने, लेकिन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस बैठक को आयोजित किया जाएगा। और जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आए हैं उसके बाद इंडी गठबंधन की बैठक हो रही है। हालांकि एकजुटता का जरूर एक प्रदर्शन यहाँ करने की कोशिश होगी, लेकिन इसके साथ साथ एक अग्नि परीक्षा भी यहाँ साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि पहले से ही दलों में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और इंडी गठबंधन में कौन साथ है कौन नहीं है ये एक बड़ा सवाल यहाँ से होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डीएमके ने पहले ही इंडी गठबंधन और इस बैठक से दूरी बना ली है। इसके साथ साथ नज़र ममता बनर्जी पर भी है, क्योंकि इस बीच टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और इस बैठक में वैसे तो आम आदमी पार्टी भी शामिल नहीं है, लेकिन उनकी ममता बनर्जी से कल हुई मुलाकात की खूब चर्चा है। दोनों के बीच क्या बात हुई ये जानकारी भी अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। गठबंधन की बैठक पर कांग्रेस की ओर से महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि बैठक के बाद हम एजेंडा बताएंगे। हम देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ भी हम इसमें रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। तो राहुल, अखिलेश, ममता होंगे शामिल। कल की मुलाकात की तस्वीरें जब अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से मिले और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल है, लेकिन फिलहाल इंडी गठबंधन को लेकर सवाल बने हुए हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा और क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का। प्रमुख दलों की बात करें तो इंडी ब्लॉक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार की पार्टी और जेएमएम, आरजेडी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेफ्ट, ये सब प्रमुख दल हैं जो आज इंडी ब्लॉक में शामिल हैं। लेकिन डीएमके ने इस इंडी ब्लॉक के गठबंधन में जो आज बैठक हो रही है उससे दूरी बनाई है। कहा जा रहा है कि डीएमके इंडी गठबंधन यानी से नाराज है और इस नाराजगी के चलते इस बैठक में नहीं शामिल हो रहा है। तो चुनावी झटकों के बाद पहली बार शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास है यहाँ पे इंडी गठबंधन का, लेकिन किस तरह से साझा नेतृत्व को लेकर यहाँ पर अभी भी मसले बने हुए हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बैठक में सबसे ज्यादा नजरें ममता बनर्जी पर होंगी, क्योंकि जब वो सीएम थी और अब जब वो किसी पद पर नहीं है तो आज बैठक में कैसे हालात होंगे, क्या उनके तेवर थोड़े नर्म होंगे, क्या ममता अपनी बात उसी ताकत से रख पाएंगी, वो देखने वाली बात होगी। पहले ममता के विपक्ष का चेहरा बनने की चर्चा थी, अब अपनी ताकत बचाने की चुनौती है। तो विपक्ष की धुरी ममता पहले थी और अब टीएमसी की एकजुटता पर भी नजर है। और पहले ममता की शर्तों पर विपक्ष होता था, लेकिन अब ममता की स्थिति पर सवाल यहाँ पर साफ तौर से खड़े हो चुके हैं। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ममता का जो नेतृत्व टीएमसी प्रमुख के तौर पर है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की वो मुख्यमंत्री नहीं रही हैं, तो उनका वर्चस्व कहीं ना कहीं इंडी ब्लॉक में कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय भूमिका की तैयारी में थी पहले, लेकिन अब अपना गढ़ ही नहीं बचा पाई। और पहले विपक्ष की धुरी मानी जाती थी ममता, लेकिन अब नजर है कि टीएमसी भी एकजुट रह पाएगी या नहीं, क्योंकि देखा जा रहा है चुनावी नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में कि कैसे टीएमसी भी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। और टीएमसी के जो वरिष्ठ नेता भी थे वो भी टीएमसी
छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ कुमार आलोक हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार आलोक, इंडी गठबंधन की ये जो बैठक है उस पर सभी की नजर है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्या होगा एजेंडा, जो दल पहले साथ थे क्या वो दल आज भी साथ हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप देखें इस जो अचानक इंडी गठबंधन की बैठक जो बुलाई गई है, अगर आप गौर करेंगे तो जब पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आ रहे थे और जैसे ही ममता बनर्जी को लगा कि उनकी पार्टी हार रही है वहां पर, तो सबसे पहले उन्होंने इंडी गठबंधन को याद किया और कहा कि जल्द से जल्द इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई जाए और हम लोग केंद्र में जाकर के हम लोग पूरे जो दल है, विपक्षी दल है बीजेपी के खिलाफ हम लोग खड़े होंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। और आज देखिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी बिखर गई है। अगर उनकी विधायकों की संख्या को देखें तो एक अलग गुट, यानी 60 से ऊपर विधायक जो है उनके अलग हो चुके हैं हमसे। और अब डर जो है उनका सांसदों पर है कि उनके जो 29 सांसद है, 29 सांसदों में से ऐसी चर्चा है कि बहुत सारे जो सांसद है उनसे टीएमसी से अलग होना चाहते हैं। तो सबसे पहले ममता बनर्जी को अपनी पार्टी बचानी है, तो वो एक स्थान चाहती है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस में हो सकता है कि विलय हो जाए उनकी पार्टी का, लेकिन ये सब प्रयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज की जो बैठक है उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज है उसमें डीएमके एक बहुत बड़ा चेहरा रहा है विपक्षी दलों में, खासकर इंडी गठबंधन में। और डीएमके को जिस तरीके से डिच किया कांग्रेस ने और लेफ्ट पार्टीज ने, क्योंकि जैसे जैसे परिणाम आने शुरू हुए वैसे वैसे कांग्रेस का और लेफ्ट का जो रुख है वो बदलता गया और वो विजय कुमार की पार्टी के साथ उन्होंने घोषणा कर दी। इससे खासा नाराज है डीएमके जो पार्टी है। उन्होंने डीएमके ने कहा कि हाँ आप निर्णय ले सकते थे, लेकिन बैठक के बाद, यानी कि आप जब विजय कुमार की पार्टी के साथ गए तो एक बैठक होनी चाहिए थी और उस बैठक में सर्वसम्मति से अगर आप कहते कि हम विजय कुमार के साथ जा रहे हैं तो हम हो सकता है कि हम सहमति दे लेते, लेकिन परिणाम अभी आए भी नहीं थे। और डीएमके से विजय कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन किया कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने, तो डीएमके खासा नाराज है और इस बैठक में नहीं आ रही है। आप तो कह रहे हैं कि 23 पार्टियों की बात हो रही है, लेकिन हमें जहां तक खबर है उसमें 17 पार्टियों के नेता यहाँ पर आएंगे, जिसमें कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के हैं, इसके अलावा महबूबा मुफ्ती है, फिर आप हेमंत सोरेन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। और अब देखना होगा कि जो ऑफिशियल रिलीज आया, प्रेस रिलीज आया है, उसमें सिर्फ कहा गया है कि फोटो अपॉर्चुनिटीज के लिए बुलाया गया है प्रेस को, यानी मीडिया को सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए बुलाया गया है। लेकिन अब बैठक में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ऐसे में तो अब खबर ये भी है कि शरद पवार भी नहीं आ रहे हैं और एजेंडा अभी तय नहीं है। डिसाइड होगा कि किस तरह पे कैसे बात होनी है। टीएमसी पर नजर है, कल अरविंद केजरीवाल की मुलाकात को लेकर भी खबरें हैं, वो भी आप भी इस इंडी गठबंधन से उसने दूरी बना ली है। तो एक यूनाइटेड फ्रंट खड़ा करने की बात थी, लेकिन जिस तरह का डिवीजन साफ तौर पर यहाँ पर इंडी गठबंधन में नजर आ रहा है, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि चुनावी झटकों के बाद ये पहला शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये जो इंडी गठबंधन की बैठक जो हो रही है और ये इसका जो भी नीति निर्धारण हो रहा है उसमें राहुल गांधी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी निमंत्रण दिया गया खासकर गठबंधन की बैठक बुलाने के लिए, वो केसी वेणुगोपालन जो राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस के, उन्होंने किया। और उन्होंने अब जैसे कि आपको पता होगा इंडी गठबंधन की जब बैठक हुई थी, जब गठन हुआ था, तो उस समय नीतीश कुमार को इसका संयोजक बनाने की चर्चा थी और नीतीश कुमार भी चाहते थे कि हम ऑल इंडिया संयोजक बने इंडी गठबंधन की। लेकिन वहां सबसे ज्यादा विरोध था ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने वहां विरोध किया, अरविंद केजरीवाल ने वहां विरोध किया, फिर नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो गए और उसके बाद बनता और बिखरता गया ये कुंभा। लेकिन अब जब ममता बनर्जी कमजोर हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल, अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में भी साथ चुनाव है और पंजाब चुनाव में वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वहां लड़ाई है, तो कांग्रेस के साथ वो कैसे अरविंद केजरीवाल आएंगे? ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो आज जब 12 बजे लेफ्ट के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी खुश नहीं है गठबंधन की, जो इंडी गठबंधन एकदम सोया रहा और अचानक जो जागृत हुआ है, इसमें राहुल गांधी को एस्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। और आज देखना होगा जब बैठक होगी, यानी कि एक या 1.5 घंटे की बैठक है, 12 से लेकर 2 बजे तक ये बैठक चलेगी और उस बैठक में क्या कुछ होकर निकलता है, जब वहां जो नेता होंगे, इंडी गठबंधन के मंथन से क्या कुछ निकलता है, क्या अमृत निकलता है क्या नहीं, और कौन होता है साथ या कौन देता है दगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि 2 साल के बाद ये बैठक हो रही है। लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे उसके बाद हुई थी, अब 5 राज्यों के नतीजे आए हैं उसके बाद हो रही है। देखना होगा कि कितना दिलचस्प ये बैठक के बाद जो एजेंडा है वो निकलकर सामने आता है। फिलहाल कुमार आलोक, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद।
और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात उत्तर प्रदेश के संभल की, जिसके थाना नखासा क्षेत्र के ग्राम कसेरुआ में स्थित एक मस्जिद से कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री मिलने के बाद पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार मस्जिद के अंदर 49 पोस्टर बरामद किए गए हैं जिन पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। इसके अलावा एक ऐसा झंडा भी मिला है जिस पर अर्धचंद्र और सितारे का निशान बना हुआ था, जो पहली नजर में पाकिस्तानी झंडे जैसा प्रतीत हो रहा था। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सामग्री को कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। तो उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है और उत्तर प्रदेश में संभल की इस मस्जिद, जो कि सरकारी जमीन पर बनी हुई थी, अवैध मस्जिद, उसको ढहाया गया है, बुलडोजर गरजा है इस पर और उसके बाद 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है क्योंकि मस्जिद से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। यहाँ कुछ ऐसे पोस्टर मिले हैं जहाँ आई लव मोहम्मद लिखा था और हरे झंडे के भी पोस्टर मिले हैं, जिससे ये घटना पूरी सुर्खियों में आ गई है। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। आज फिलीपींस के दक्षिणी तट के पास शक्तिशाली भूकंप आया। मिली जानकारी के मुताबिक कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एक व्यक्ति की मौत हुई है और 4 लोग घायल हैं। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस ने इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.8 मापी गई है, जिसका केंद्र जमीन से महज 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इस भूकंप से कई इमारतें ढह गई, जबकि एक शॉपिंग सेंटर और स्थानीय स्कूल की इमारतें भी मलबे में तब्दील हो गई। भूकंप के इस भीषण झटके के तुरंत बाद फिलीपींस और उसके पड़ोसी देश इंडोनेशिया की भूगर्भीय एजेंसियों ने तटीय इलाकों के लिए सुनामी का अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने भी समुद्र में ऊंची लहरें उठने और सुनामी के खतरे की पुष्टि की है। फिलीपींस की स्थानीय एजेंसी फिनोलेक्स का अनुमान है कि तटीय क्षेत्रों में 1 मीटर से भी ऊंची सुनामी लहरें उठ सकती हैं, जो अगले कई घंटों तक तबाही मचा सकती हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है। तो सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। काफी तेज थे भूकंप के झटके और काफी नुकसान भी हुआ है। आइए अब आगे बढ़ेंगे और अराउंड द वर्ल्ड हमारे खास सेगमेंट में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से कुछ और खास खबरें फटाफट अंदाज में। तो ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इजरायली सेना ने कहा कि ईरान ने गंभीर गलती की है और सेना उत्तरी इजराइल की ओर हो रही हिजबुल्लाह की गोलीबारी को रोकने के लिए लेबनान के सभी क्षेत्रों में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगी। आर्मेनिया में संसदीय चुनावों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और मतगणना जारी है। प्रारंभिक नतीजों के अनुसार सत्तारूढ़ सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी लगभग 57% वोटों के साथ आगे चल रही है। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 24 घंटों में खसरे जैसे लक्षणों से 7 बच्चों की मौत। इससे देश में खसरे से जुड़ी मौतों की कुल संख्या बढ़कर 620 हो गई। अल्बानिया की राजधानी तिराना में रविवार को हजारों लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर से जुड़ी 1.4 अरब यूरो की लग्जरी रिजॉर्ट परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। क्यों हल्की नहीं होती सोने की चमक? वैज्ञानिकों ने सुलझा लिया है ये सदियों पुराना रहस्य। तो आइए जानते हैं इस रहस्य में खोज के बारे में विस्तार से अपने स्पेशल सेगमेंट साइंस पार्क में। साइंस पार्क के इस सेगमेंट को उन सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए जो सोने की चमक के दीवाने हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि आखिर सालों बाद भी सोना इतना चमकदार क्यों बना रहता है। अब मान लीजिए आप चांदी का कोई गहना खरीदते हैं तो कुछ ही महीनों में वह काला पड़ने लगता है, लेकिन उसी माहौल में रखा हुआ सोना यानी गोल्ड हजारों साल बाद भी वैसा का वैसा ही चमकता रहता है जैसे उसे आज ही खदान से निकाला गया हो। पूरी दुनिया में सदियों से यह बात वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य बनी हुई थी कि आखिर सोने के भीतर ऐसी कौन सी जादुई ताकत है जो उसे कभी धुंधला नहीं पड़ने देती। हम यह तो जानते हैं कि सोना केमिकली इनर्ट यानी रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है,
जिसकी वजह से वह हवा में मौजूद ऑक्सीजन या नमी से कोई रिएक्शन नहीं करता। लेकिन इसके पीछे की असली परमाणु संरचना क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया था। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर सोने के परमाणु का वो छुपा हुआ रहस्य क्या है। वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर की मदद से कौन सी नई खोज की हैं और ये खोज भविष्य की आधुनिक केमिस्ट्री को कैसे बदल सकती है। तो साइंस पार्क के इस सेगमेंट में आसान भाषा में जानते हैं आखिर सोने की शाइन बने रहने के पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। ऐसे में पहला सवाल आता है कि सोने की चमक कैसे बरकरार रहती है और वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में क्या सामने आया है। देखिए, सदियों से लोग यह जानते थे कि सोना आसानी से खराब नहीं होता, लेकिन आखिर इसकी चमक हजारों साल तक कैसे बनी रहती है, इसका सटीक वैज्ञानिक कारण अब तक इस पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। अब टुलेन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की नई रिसर्च ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है। शोधकर्ताओं ने सुपर कंप्यूटर और क्वांटम सिमुलेशन की मदद से पाया कि जब सोने की सतह बनती या कटती है तो इसके परमाणु खुद को एक विशेष हेक्सागोनल पैटर्न में व्यवस्थित कर लेते हैं। यह व्यवस्था इतनी स्थिर होती है कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन के लिए सोने के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करना बेहद मुश्किल हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो सोने के परमाणु अपनी सतह पर एक तरह की प्राकृतिक सुरक्षा कवच बना लेते हैं जो उसे जंग, कालापन या अन्य धातु की तरह खराब होने से बचाता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ऑक्सीजन के अणुओं को इस संरचना को तोड़कर प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए सोना वर्षों तक, अगर हम बात करते हैं बल्कि सदियों तक, अपनी चमक बनाए रखता है। और यही वजह है कि प्राचीन सभ्यताओं के हजारों साल पुराने सोने के आभूषण और खजाने आज भी लगभग उतने ही चमकदार दिखाई देते हैं जितने वे बनाए गए, यानी जिस समय उनका निर्माण किया गया था उस वक्त थे। ये खोज केवल सोने की चमक का रहस्य नहीं सुलझाती, बल्कि भविष्य में सोने को नई तकनीकों और रासायनिक प्रक्रियाओं में उपयोगी बनाने का रास्ता भी खोल सकती है। अब सवाल आता है, वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च में किस तरह की आधुनिक तकनीक और सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल किया। इस ऐतिहासिक खोज को मुमकिन बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने पारंपरिक लैब टेस्ट के बजाय अत्याधुनिक डिजिटल साइंस और सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन का सहारा लिया। रिसर्च टीम ने सोने के परमाणुओं के बीच होने वाले बदलावों और ऑक्सीजन के अणुओं के साथ उनके व्यवहार को समझने के लिए बड़े पैमाने पर क्वांटम मैकेनिक्स की गणनाएं की। इस सिमुलेशन के जरिए वैज्ञानिकों ने सोने की सतह पर अलग अलग परमाणु संरचनाओं को रिक्रिएट किया और देखा कि जब ऑक्सीजन का एक अणु सोने की सतह से टकराता है तो क्या होता है। सुपर कंप्यूटर के आंकड़ों से यह साफ हो गया कि जब सोने के परमाणु हेक्सागोनल पैटर्न में आते हैं तो ऑक्सीजन के अणु को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, जो सामान्य वातावरण में संभव नहीं है। लेकिन इसके विपरीत जब वैज्ञानिकों ने सिमुलेशन में परमाणुओं के एक अन्य ढांचे यानी रेक्टेंगुलर पैटर्न का परीक्षण किया तो पाया कि वहां ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। इस अभूतपूर्व डिजिटल प्रयोग ने पहली बार दुनिया को दिखाया कि सोने की चमक का असली संबंध उसके परमाणुओं की ज्योमेट्री और सतह के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ है। अब बात आती है वैश्विक विज्ञान और भविष्य की तकनीकों के लिए ये रिसर्च इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर एड्रू बील सहित दुनिया भर के दिग्गज वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च को एक मील का पत्थर माना है, क्योंकि इसने रसायन विज्ञान की एक ऐसी पहेली को सुलझाया जिसे पहले कभी नहीं इस नजरिए से देखा गया था। हालांकि नैनो पार्टिकल्स के स्तर पर सोने के कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करने के प्रयोग पहले भी सफल रहे हैं, क्योंकि उनकी सतह घुमावदार होती है। लेकिन इस नई थ्योरी ने वैज्ञानिकों को बड़े पैमाने पर सोने की सतह को नियंत्रित करने का एक बिल्कुल नया और व्यवहारिक रास्ता दिखा दिया है। यह रिसर्च इसलिए भी गेम चेंजर है क्योंकि आने वाले समय में इसके सिद्धांतों का उपयोग केवल शुद्ध सोने पर ही नहीं बल्कि सोने के अलॉयज यानी मिश्रित धातुओं और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर भी किया जाएगा। भविष्य में इस तकनीक की मदद से वैज्ञानिक ऐसी नई सामग्रियां और केमिकल डिवाइसेस बना सकेंगे जो कम लागत में बिना प्रदूषण फैलाए और बेहद तेज रफ्तार से जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं को पूरा करने में सक्षम होंगी, जिससे औद्योगिक क्रांति को एक नई दिशा मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, टुलेन यूनिवर्सिटी की यह शानदार खोज केवल इस बात का जवाब नहीं है कि सोना क्यों चमकता है, बल्कि यह भविष्य की आधुनिक केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी के बंद दरवाजों को खोलने वाली एक जादुई चाबी है। ये रिसर्च हमें बताती है कि जब हमें किसी पदार्थ को परमाणु के स्तर पर नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम उनकी कमियों को भी उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं।
अगर भविष्य में वोल्टेज के जरिए सोने की सतह को बदलने की यह तकनीक कमर्शियल स्केल पर कामयाब होती है तो आने वाले समय में सोना सिर्फ अमीरी और सुंदरता का प्रतीक नहीं रहेगा, बल्कि इंसानी सभ्यता के वैज्ञानिक विकास, आधुनिक उद्योग और भविष्य की क्लीन केमिस्ट्री का भी एक सबसे चमकदार आधार बन जाएगा। तो आज के लिए साइंस पार्क के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी और कुछ साइंस के अन्य विषयों पर आपको देंगे जानकारी। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो साइंस पार्क के बाद आइए आप देखते हैं कि एक दिन एक उत्सव में क्या कुछ है खास। आज देश भर में कालाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। अधिक मास में आने वाली कालाष्टमी का विशेष महत्व है। ये दिन भगवान काल भैरव को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव का रौद्र स्वरूप और धन की रक्षा करने वाला देवता कहा जाता है। उज्जैन को भगवान महाकाल की नगरी कहा जाता है। यहाँ भगवान काल भैरव महाकाल के सेनापति और नगर कोतवाल के रूप में विराजमान है। शिप्रा तट पर स्थित ये मंदिर देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। कालाष्टमी के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त यहाँ दर्शन और पूजन के लिए पहुँचते हैं। भगवान को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है और विशेष श्रृंगार किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कालाष्टमी भगवान काल भैरव को समर्पित है। इस दिन व्रत, पूजा और दान का विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों का विश्वास है कि काल भैरव की आराधना से भय, शत्रुता और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि श्रद्धालु पूरे विधि विधान से बाबा की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान काल भैरव का प्राकट्य भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। उन्हें अधर्म और अहंकार का नाश करने वाला देवता माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से कालाष्टमी पर भगवान काल भैरव की उपासना करते हैं, उनके कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। इसी विश्वास के साथ हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कालाष्टमी बाबा काल भैरव को समर्पित है। ये दिन भय, बाधा और नकारात्मक कर्मों से मुक्ति के लिए विशेष माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो जीवन में असुरक्षा, डर या रुकावटों का सामना करते हैं, यदि वो कालाष्टमी पर भैरव बाबा का पूजन करते हैं तो उनके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए अब जानते हैं कि खेल जगत में क्या कुछ हो रहा है खास, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। जेवरेव ने फ्रेंच ओपन फाइनल में फ्लावियो कोबोली को 5 सेट तक चले कड़े मुकाबले में हराया। ज़्वेरेव ने 5 सेट तक चले कड़े मुकाबले में कोबोली को दी मात। उलान बतार ओपन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में आपको बता दें कि भारतीय पहलवानों ने कुल 16 पदक जीते हैं। पुरुषों की और महिलाओं की फ्रीस्टाइल वर्ग में 3-3 स्वर्ण पदक जीते, तो वहीं ग्रीको रोमन रेसलिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। जापान में अंडर 18 एशिया कप का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम और कांस्य पदक हासिल करने वाली महिला अंडर 18 टीम आज सुबह स्वदेश पहुंची। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत गर्मजोशी से हुआ। भारत अफगानिस्तान के बीच न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 113 रन बना लिए। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित की।
और इसी के साथ नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हर बारी की तरह आपको दिखाते हैं नया सवेरा में जाने से पहले कुछ मनमोहक झलकियां। तो आइए आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की जनजातीय संग्रहालय और वहां की तस्वीरें दिखाते हैं जो भोपाल में स्थित है। यहाँ मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों जैसे गोंड, भील, बैगा, कोरकू की कला, संस्कृति, रीति रिवाजों और पारंपरिक जीवन शैली को बेहद ही कलात्मक तरीके से प्रदर्शित किया गया है। आपको मौका मिले तो जरूर यहाँ पर जाएं और इन तस्वीरों को खुद से देखें। फिलहाल नया सवेरा में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।